कुणाल के वादे से कीर्ति इमोशनल होने लगी थी। किसे पता था, कल तक वो जिससे प्यार करती थी उसने कभी उसकी कद्र नहीं की, और एक ये इंसान है जिससे मिले उसे कुछ ही घंटे हुए पर वो उसकी परेशानी अपने सिर लेने के लिए तैयार हो गया था। कीर्ति को लगा वो अपनी प्रॉब्लम्स उसे नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने तुरंत कुणाल से कहा, अरे नहीं, आपको मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि मेरी मुश्किलें कम हो जाए, और अगर नहीं भी तो तब तक मैं उस लायक हो जाऊंगी जिससे मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। बस एक शर्त मेरी भी है, हम एक दूसरे के लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेंगे। ठीक है, कहते हुए कुणाल ने अपनी शांत आंखों से उसकी तरफ देखा। वो उसे इस तरह से देख रहा था जैसे उसके मन की सारी बातें वो पढ़ रहा हो। उसकी नजरें घायल कर देने वाली थी। इससे पहले कीर्ति उनमें डूब जाती, उसने अपनी नजरें तुरंत फेर ली और खिड़की से वो बाहर देखने लगी। कुणाल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसके बाद उसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया, पर कीर्ति ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, रुकिए, आपके घर जाने से पहले मुझे मेरे घर जाना होगा। कुणाल ने जब उसे सवालिया नजरों से देखा तो उसने कहा, इससे पहले उन्हें शादी के बारे में पता चले मुझे घर से मेरे पापा की तस्वीर लेनी है, वरना बाद में मुझे घर जाने में दिक्कत हो जाएगी। कुणाल ने उसे देखते हुए बड़े शांत अंदाज में कहा, ठीक है जाओ, लेकिन सिर्फ 3 घंटे हैं तुम्हारे पास, उसके बाद मेरा असिस्टेंट तुम्हें लेने आ जाएगा। कीर्ति हाँ में सिर हिलाते हुए तुरंत गाड़ी से बाहर आ गई। वो वहाँ से जाने ही वाली थी, पर अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ, इसलिए उसने रुकते हुए कहा, पर मेरा एड्रेस तो। वो आगे कुछ कह पाती, कुणाल ने सामने देखते हुए कहा, चर्च गेट, शांति विला, सुशांत अग्रवाल की बेटी हो तुम? कीर्ति ने हैरान होकर पूछा, तो तुम मेरे बारे में पहले से ही सब जानते हो? वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। वो बस यही सोच रही थी कि आखिर कब और कैसे कुणाल ने उसके बारे में इतना सब कुछ जान लिया था। गोवा से मुंबई आने तक और मुंबई आकर शादी होने तक तो वो उसके साथ ही था। उसका हैरानी से भरा हुआ मासूम सा चेहरा देखकर कुणाल के होठों पर अपने आप स्माइल आ गई। उसने सामने देखते हुए कहा, मैं कुणाल रायजादा हूँ, मैंने तुमसे ऐसे ही शादी नहीं की है। इतना कहकर उसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया और उसे सस्पेंस में वही छोड़कर वो चला गया। लेकिन कीर्ति अब भी वही खड़ी थी और उसे हैरानी भरी नजरों से जाते हुए देख रही थी। इसी तो सब पता है और मैं पागल इसे ही अपना एड्रेस बताने चली थी। अपनी नादानी पर कीर्ति खुद को ही डांटते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद अपने घर के पास पहुंचते ही उसने गेट पर खड़े गार्ड से पूछा, क्या सब लोग गोवा से वापस आ गए? उस गार्ड ने कीर्ति को बताया, मैम और नेहा मैम दोनों काफी देर पहले ही आ चुके हैं और उनके साथ सुमित सर भी घर पर ही है। कीर्ति एक पल को वहीं रुक गई। उसने नहीं सोचा था कि वो लोग इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर भी वो खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ी, पर जैसे ही अंदर गई उसे कोई भी नजर नहीं आया। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगी। उसने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, इससे पहले कोई देख ले मुझे जल्दी से पापा की फोटो लेकर जाना होगा, वरना आफत हो जाएगी, और अगर शादी की बात अभी ने बताई तो ये मुझे कुछ भी नहीं ले जाने देंगे। ये सोचकर वो तुरंत अपने कमरे की तरफ चली गई। वहां आकर उसने फटाफट अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले लिए और साथ ही अपने पापा की फोटो लेकर वहां से वो जाने लगी। मगर उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अपना सामान पैक करके जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। वो तुरंत पूरे सामान के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसने देखा सामने एक कामिनी खड़ी थी जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे किसी बिल्ली की तरह घूर रही थी। उसके पीछे नेहा सुमित का हाथ पकड़कर खड़ी थी और उसे देखकर घटिया तरीके से वो मुस्कुरा रही थी। वो खुद को संभाल पाती कि इससे पहले ही कामिनी ने उसके बाल को जोर से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाते हुए वो बोली, तुम्हें क्या लगता है सबके सामने हमारी इंसल्ट करने के बाद हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? उसके बाल खींचने की वजह से कीर्ति को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मैंने कह दिया ना मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, जाने दीजिए मुझे। कामिनी ने उसे जोर से बेड पर धकेलते हुए कहा, लगता है तुम भूल गई हो कि तुम्हारी शादी अभी सुमित से हुई नहीं है, इसलिए अब तुम यहाँ तब तक बंद रहोगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। सुमित और नेहा वही खड़े खड़े सब देख रहे थे।
उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी ऐसे थे जैसे वो दोनों भी यही चाहते हैं। कीर्ति ने उन सबको एक नजर घूर कर देखा और वहाँ से उठते हुए वो बोली, मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकती क्योंकि मैंने। कीर्ति अपनी शादी की बात उन्हें कह पाती इससे पहले ही कामिनी ने उसके बाल को फिर से पकड़ लिया और तीखी आवाज में बोली, मुझे अब तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुननी, समझी तुम। और ये कहते हुए उसने जबरदस्ती उसे कमरे में बंद कर दिया और बिना उसकी बात सुने सुमित और नेहा के साथ वहाँ से चली गई। कीर्ति जोर जोर से दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करती रही पर वो नाकाम रही। वो हार कर वही दरवाजे पर बैठ गई और उनके जोर जोर से हंसने की आवाज सुनती रही। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठ रहे थे और अब तो वो उस बात का भी पता लगाना चाहती थी कि जिसकी वजह से कामिनी उसकी शादी सुमित से करवाना चाहती थी। अगर वो बात बिजनेस में प्रॉफिट की होती तो नेहा कभी सुमित की शादी के लिए मंजूर नहीं होती। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे बाहर से किसी की आने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो घर के केयरटेकर थे जो आपस में ही बात कर रहे थे। आज पास वाले शिव मंदिर में कामिनी मैडम, सुमित सर और कीर्ति मैडम की शादी करा रही है। मुझे तो वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर ना जाने मैडम क्यों कीर्ति मैडम के पीछे पड़ी हुई है। अरे धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो हमें जॉब से निकालने में उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और वैसे भी ये पैसे वाले लोग हैं, ये कब क्या करते हैं कोई नहीं जानता। इससे पहले कोई हमें यहाँ इस तरह बात करते देख ले, चलो यहाँ से, वैसे भी शादी की तैयारियां करनी है। शिव मंदिर में शादी, ये सुनकर कीर्ति तुरंत बेचैन हो गई। उसने सोचते हुए कहा, मेरी शादी हो चुकी है, कैसे बताऊं इन लोगों को। खैर अगर इस वक्त मैं उन्हें अपनी शादी की बात बता भी दूं तब भी ये मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। इन्हें यही लगेगा कि मैं शादी से बचने के लिए ये सब कह रही हूँ। ना जाने इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। वो जल्दबाजी में वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी और किस्मत से उसे बाथरूम की खिड़की खुली मिल गई। जब वो निकलने वाली थी तभी उसे कुछ याद आया। वो दौड़कर फिर से वापस आ गई। उसने अपने सारे सामान में से सिर्फ अपनी पापा की तस्वीर ली और उनसे बात करते हुए बोली, पापा आपके लिए ही तो मैंने ये तकलीफ उठाई है, आपको इनके पास अकेले कैसे छोड़ सकती थी। और बिना देरी किए वो वहाँ से सीधे निकल गई। उधर 3 घंटे होते ही कुणाल का असिस्टेंट राहुल उसे लेने उसके घर के बाहर जा पहुंचा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब वो नहीं आई तो राहुल ने कुणाल को कॉल पर बताया कि कीर्ति अब तक बाहर नहीं आई है। ये सुनते ही कुणाल के एक्सप्रेशंस गहरे हो गए। उसने कहा, कुछ देर और वही वेट करो। काफी मेहनत के बाद कीर्ति अपने गार्डन के पीछे वाले गेट से होते हुए भाग निकली। उसके हाथों में सिर्फ उसके पापा की तस्वीर थी जिसे उसने मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो बिना रुके सड़क पर दौड़ रही थी, पर कहते हैं ना, जब वक्त बुरा चल रहा हो तो कुछ भी सही नहीं होता। जब वो बाहर आई तब राहुल वही साइड में खड़े होकर कुणाल से फोन पर बात कर रहा था, पर कीर्ति कैसे भी बचकर वहाँ से दूर जाना चाहती थी, इसलिए वो बिना उसकी तरफ देखे दौड़कर वहाँ से सीधे निकल गई। कुछ दूर तक तेजी से दौड़ने के बाद उसकी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था। वो काफी थक गई थी। उसके कदम अब धीरे हो रहे थे। चिलचिलाती धूप में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। आखिरकार उसके कदम रुक गए। वो सांस भी ढंग से नहीं ले पा रही थी, लेकिन मुसीबत जब आती है तो एक के साथ एक फ्री आती है। कीर्ति के साथ भी यही हुआ। कामिनी और सुमित के आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और जबरदस्ती उसे पकड़कर उस मंदिर में ले गए जहां पहले से ही कामिनी, नेहा और सुमित शादी की पूरी तैयारियों के साथ खड़े थे। कीर्ति खुद को बेहद लाचार महसूस कर रही थी। वो इतनी थक गई थी कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और ना ही उसमें इतनी हिम्मत बची थी कि वो उनसे लड़ सके। कामिनी ने उसे घूरती हुई नजरों से कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम एक बार में समझ क्यों नहीं जाती कि ये शादी हमारे लिए कितनी जरूरी है। कीर्ति ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा और खुद को छुड़ाने की वो कोशिश करने लगी। उसने कहा, आप चाहे कितनी कोशिश कर ले, मैं भी देखती हूँ कैसे आप मेरी शादी इस धोखेबाज के साथ करवाती हैं। उसकी इस हरकत पर कामिनी पूरी तरह से भड़क गई और बिना कुछ सोचे उस पर हाथ उठा दिया। घबराकर कीर्ति की आंखें खुद ब खुद बंद होकर नीचे झुक गई, लेकिन इससे पहले कामिनी उसे मार पाती कि तभी उसका हाथ किसी ने पीछे से पकड़ लिया। कुछ देर तक वहाँ एक सन्नाटा छा गया।
कीर्ति ने जब धीरे से आंख खोलकर देखा तो सामने कुणाल का बॉडीगार्ड कामिनी का हाथ रोककर खड़ा था। साथ ही कई सारे बॉडीगार्ड्स उनके चारों तरफ खड़े थे और कुछ तो उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसके पास खड़े थे। उस बॉडीगार्ड ने कामिनी का हाथ छोड़ते हुए कीर्ति की तरफ देखा और बड़े रिस्पेक्ट से वो बोला, मैडम आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? उसे देखकर कीर्ति को कुछ सुकून मिला। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसी बीच कामिनी ने गुस्से से बौखलाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा हाथ रोको? कामिनी आगे कुछ और बोल पाती, उसी पल पीछे से एक क्लासी सी आवाज आई, ऐसा करने के लिए इन्हें मैंने कहा था। कीर्ति ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो तुरंत बोली, कुणाल तुम यहाँ? कुणाल चलकर कीर्ति की तरफ आ रहा था। उसने उन तीनों की तरफ एक बार भी नहीं देखा और सीधे आगे बढ़कर उसने सबसे पहले भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धीरे से मंदिर में लगी घंटी को बजाते हुए उनकी तरफ मुड़ गया। उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन। उसकी क्लासी पर्सनालिटी ही किसी का भी मुंह बंद करने के लिए काफी थी। नेहा तो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई और नहीं सुमित ही हो, और सुमित का दिमाग बस यही सोचने में लगा था कि आखिर उसने इस शख्स को कहाँ देखा है। कामिनी ने भड़कते हुए कुणाल से कहा, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में टांग अड़ाने की, वो भी इस जैसी लड़की के लिए? लगता है तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं कामिनी सुशांत अग्रवाल हूँ। मैं चाहूँ तो इस हरकत के लिए खड़े खड़े तुम्हें जेल पहुँचा सकती हूँ। उसकी बातों से कुणाल के होठों पर एक हंसी आ गई, जैसे वो कहना चाहता हो कि वो उसका कुछ भी नहीं कर सकती थी। कामिनी को उसका ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से से बौखला उठी। कुणाल ने उसे इग्नोर करते हुए कीर्ति की तरफ वो देखकर बोला, तुमने इन्हें बताया नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? उसके इस बात से वहां खड़ा हर शख्स जो इस बात से अनजान था पूरी तरह शॉक्ड हो गया। उसी वक्त कुणाल ने कामिनी की तरफ देखते हुए कहा, ये कोई ऐसी वैसी नहीं, ये मेरी पत्नी है और मैं बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी वाइफ के साथ इस तरह का सलूक करे। इस बात से कीर्ति के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने मन ही मन उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये इंसान वाकई बहुत अलग है, जो मुझे जानता तक नहीं फिर भी मेरे लिए लड़ रहा है। कामिनी ने उसे घूरते हुए देखा और वो बोली, क्या क्या कहा तुमने? शादी, वो भी इससे? तुम ये जो बकवास कर रहे हो ना, मैं इसे हरगिज नहीं मानती। उसने कीर्ति से तीखे अंदाज में कहा, तुम जिन लोगों को ये नाटक करने के लिए लाई हो ना, मुझे सब पता है कि तुम ये क्यों कर रही हो, पर तुम्हारी शादी तो आज होकर रहेगी और वो भी इस सुमित से। कीर्ति कुछ कहती इससे पहले कुणाल ने उसके कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। कीर्ति तुरंत घबरा गई। आखिर वो करना क्या चाहता था? उसने कीर्ति को मुस्कुराते हुए देखा और फिर कामिनी से कहा, हमारी शादी हुई है या नहीं मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ। हमारे लिए यही काफी है। तुम? कामिनी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो अपनी बात कहती इससे पहले सुमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए वही चारों ओर खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया। वो कुछ इस तरह से खड़े थे कि जैसे एक इशारे में वो सब कुछ खत्म कर देंगे, और ना तो वो किसी ड्रामा कंपनी से आए हुए लग रहे थे। उनका ऑरा तो कमांडो की तरह था। सुमित इतना तो समझ गया था कि कीर्ति के साथ जो शख्स है वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है जिससे वो मुकाबला कर सके। उसे बस याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो शख्स उसने कहाँ देखा था, और ये बात उसे बार बार परेशान कर रही थी। फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए कुणाल से कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको कहाँ देखा है, पर आप जो भी हैं, आप इस तरह हमारे काम में दखल नहीं दे सकते। कुणाल ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और शांत अंदाज में कीर्ति की तरफ देखकर बोला, इन्होंने इतनी सारी मेहनत, ये सब कुछ तुम्हारे शादी के लिए ही तो किया है, तो क्यों ना तुम शादी कर ही लो।